हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और आज स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का आईएमपी टॉपिक गाउस थ्योरम, व्हाट इज द फ्लक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री का हम लोग शाम को क्लास करेंगे, आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का क्लास। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। तो उससे पहले स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, क्या है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्षेत्र सदिश बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र सदिश। क्या होता है क्षेत्र सदिश? उसको देखो, मतलब किसी भी पृष्ठ का, कोई भी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। थोड़ा सा ताज्जुब लगता है ना कि कोई भी पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल कैसे सदिश हो सकता है। भाई उसका परिमाण होगा, हो सकता है वो 4 मीटर बाई 4 मीटर का होगा, तो आपका 16 स्क्वायर मीटर का, तो स्क्वायर मीटर मतलब उसका 16 है, मतलब वो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसका कुछ वैल्यू है ना। लेकिन उसका दिशा कैसे हो सकता है ना? वो तो चलता फिरता नहीं है लेकिन इसका भी एक डायरेक्शन होता है स्टूडेंट। देखते हैं इधर, कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी पृष्ठ हो, ठीक है, और कोई भी पृष्ठ होगा तो उसका क्या होगा? सरफेस होगा, क्षेत्रफल होगा कोई भी पृष्ठ का। तो कोई भी पृष्ठ होता है स्टूडेंट, उसका एक परिमाण होता है ना। सपोज दैट कि परिमाण क्या है? डेल एस है। उसका परिमाण क्या है स्टूडेंट? डेल एस है, ठीक है। तो उसका जो दिशा होता है, डायरेक्शन होता है स्टूडेंट, वो पृष्ठ के लंबवत होता है। किसके लंबवत होता है? पृष्ठ के लंबवत। सपोज दैट ये आपको मेरे हथेली दिख रही है ना। ये क्या है भाई? एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ का जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, इस पृष्ठ, इसका तो कोई क्षेत्रफल तो होगा, तो पक्का है, मुझे भी पता है, कोई ना कोई तो मान होगा, वैल्यू, बट इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन हमेशा स्टूडेंट उसके अभिलंबवत होता है। ये देखो, ये पृष्ठ है तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? उसके लंबवत होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा। और इसको हम लोग जनरली शो कर देते हैं यूनिट वेक्टर एकांक सदिश से। तो कोई भी जो हमारा एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो एक वेक्टर राशि होती है, सदिश राशि। इसलिए मैं इसके ऊपर में वेक्टर का साइन लगा देता हूं। और इसका जो वैल्यू होता है वो उसके परिमाण, जिसको हम लोग डेल एस से शो करते हैं। डेल एस है ना, छोटा सा क्षेत्रफल हो सकता है, कितना बड़ा भी क्षेत्रफल हो सकता है। ये परिमाण हो गया स्टूडेंट, और ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर दिशा। ये सिर्फ क्या शो करता है? इसकी दिशा को शो करता है ना। ये इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल एस एन कैप यूनिट वेक्टर, है ना। ये दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आपको ऐसे दिखता है मतलब वो मैग्नीट्यूड ही है उसका, ठीक है। और आपका इसमें मॉड के बीच में है, मतलब वो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, उसका मापांक जो है, परिमाण शो कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई? वेरी गुड भाई। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो स्टूडेंट, क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? सुनो, बड़ा आराम से समझना भाई, पक्का है यार, यहाँ से क्वेश्चन होता है पक्का। और जितने एप्लीकेशन है, गाउस थ्योरम के एप्लीकेशन है, गाउस थ्योरम है, वो सब का सब जो है यहीं से बनेगा, अगर आपको फ्लक्स पता है तब, अन्यथा नहीं बनने वाली है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए, क्या है फ्लक्स। अभी हमने पृष्ठ देखा स्टूडेंट, अब देखो क्या है। माना कि एक वैद्युत क्षेत्र है, एक आवेश है, सपोज करता हूं मैं, क्या है? एक आवेश है। अब सबको पता है आवेश से क्या होती है? बल रेखाएं, इसकी जो है वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, सबको पता है। सपोज करो कुछ ऐसा है ना भाई, ये देखो। अब स्टूडेंट किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, माना कि इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ये है। वैद्युत क्षेत्र में यदि मैं कोई पृष्ठ रख देता हूं, कोई भी पृष्ठ रख देता हूं, जिसकी आयताकार पृष्ठ हो गया, वर्गाकार पृष्ठ हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, गोला का भी पृष्ठ होता है, सरफेस होता है ना। तो कोई भी मैं पृष्ठ रख देता हूं स्टूडेंट, सपोज दैट ये देखो, ये रख दिया भाई, एक पृष्ठ रख दिया। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, इस पृष्ठ से बल रेखाएं कुछ गुजर रही है, अभिलंबवत ना, लंबवत, इसके समांतर नहीं, मतलब ऐसा बल रेखा नहीं, ये बल रेखाएं नहीं कहलाएगी, ये आपका फ्लक्स नहीं कहलाएगा। ये समांतर नहीं गुजरना चाहिए, कैसे गुजरना चाहिए? लंबवत। ये देखो, ये लंबवत गुजर रहा है ना। तो जितने बल रेखाओं की संख्या स्टूडेंट, जिसकी 1 2 3 4, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। गुजरने वाली, अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे स्टूडेंट हम लोग शो करते हैं फाई ई से। चलो यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्या? फाई ई से। ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इधर देखो, फाई ई से। इतना समझ में आ गया? अब कंसेप्ट समझना स्टूडेंट, देखते जाना, ठीक है ना।
आप मुझे कॉपरेट करते जाओ, बड़ा मजा आने वाला है और पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये देखो, अब इधर देखना स्टूडेंट, ये है भाई मेरे आपका बल रेखाएं, समझना इस चीज को, ठीक है। और ये है मेरा एक पृष्ठ, ठीक है। और ये है आपके बल रेखाएं जिसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आपका डायरेक्शन है। ये सभी के सभी, और ये है हमारा क्या चीज, पृष्ठ, डेल एस। ओके, तो ये जो है बल रेखाएं इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है, समझ में आ रहा है। इन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम बोलेंगे फ्लक्स। अब इसका फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है ये देखो आप। अब स्टूडेंट इधर इधर देखिएगा सब लोग आराम से, केयरफुली ना, बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ आपको। एकदम आसान है, एकदम आसान है। बोलो क्या है, आसान है। ये देखो, सपोज दैट स्टूडेंट यहां क्या बढ़ गया है, देखो आप, मैं उतना ही बड़ा क्या बना दिया हूं, पृष्ठ बना दिया। पृष्ठ बड़ा है क्या, नहीं ना, दोनों पृष्ठ का आकार सेम है, लेकिन यहां क्या बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बल रेखाएं अधिक क्यों है, अधिक है मतलब वो क्या है, इंटेंसिटी अधिक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। तो यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, तो मतलब बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो गई, अधिक हो गई। और बल रेखाओं की संख्या, जितना ज्यादा बल रेखा होंगे उतने ही ज्यादा हमारे क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स। तो इस प्रकार स्टूडेंट फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा, अधिक होगा। ये चीज समझ में आ गया। इसी को और देखो स्टूडेंट, इसी को और देखो। सपोज इधर देखिएगा, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूं मेरे भाई, अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, अब पृष्ठ के आकार को बढ़ा दे रहा हूं, पृष्ठ के आकार को बढ़ा दे रहा हूं। डेल एस को क्या कर दिया स्टूडेंट, बढ़ा दिया। ई वही है, उतना ही सघन है, जितना यहाँ है उतना ही सघन है, मतलब इसका जो है इंटेंसिटी समान है, बट मैंने क्या किया, पृष्ठ के आकार को बढ़ा दिया। तो पृष्ठ के आकार को जैसे बढ़ाओगे तो वहां से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देख सकते हो आप लोग, काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। यहाँ तो सघनता तो उतनी ही है ना, मतलब इंटेंसिटी उतनी है यार, बट आकार बढ़ने से क्या बढ़ गया, आपका बल रेखाओं की संख्या बढ़ गई। मीन्स दैट स्टूडेंट कि फ्लक्स जो है फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है आपके पृष्ठ के सरफेस पर, मतलब जो है उसका पृष्ठ सरफेस पर डिपेंड करता है, पृष्ठ पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा उसका क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा उसमें बल रेखाएं, मतलब उसकी फ्लक्स होगी, बल रेखाएं निकलेंगी। ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, ये देखो आप, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मैं वो कर देता हूं। तो फाई ई इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हम लोगों का ई डेल एस, हो गया। फाई आप सबको पता है प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, तो कांस्टेंट लग गया, चलो समझ में आ रहा है, कांस्टेंट लग गया स्टूडेंट। तो इस कांस्टेंट को अगर मैं सपोज करता हूं क्या ले लेता हूं, यूनिट ले लेता हूं, एकांक ले लेता हूं, तब हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है कुछ ऐसा। समझ में आ गया सबको अच्छे से, ये चीज है। अभी मजे की बात देखना, मैं दो तरीके से समझा। चलो पहले इसका हम लोग क्या यूनिट फाइंड कर लेते हैं, क्या चीज है इसका। स्टूडेंट आप सबको पता है भाई, E इज इक्वल टू एकांक आवेश पर लगने वाला बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आपका Q जो आवेश चार्ज है उसका मात्रक होता है कूलाम, और S स्टूडेंट ये है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है ना, एरिया है। तो एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। लंबाई चौड़ाई इसका मात्रक होता है मीटर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, और स्क्वायर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा स्टूडेंट हमारा न्यूटन, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है एस, तो मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में क्या जाएगा, कूलाम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलाम, यह है इसका यूनिट। क्लियर। अब देखो एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर करता हूं, उसका दो तरीके से इसको समझाऊंगा मैं, है ना। क्या आप सबको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है, इसका एक डायरेक्शन है और इसका मान भी होता है, पहले ही हमने पढ़ चुका है ना। तो डेल ई जो है एक क्या है, वेक्टर है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और डेल एस जो है स्टूडेंट वह भी क्या है, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब भी जस्ट बताया हूं मैं, अभी जस्ट बताया। तो स्टूडेंट ये जो है हमारा हो जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू ई इंटू डेल एस। अब भाई सदिशों का अदिश गुणनफल, अब मैं इस अदिश के साइन को हटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा पता है, ये तो एकांक हो गया, ये क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ई डेल एस कॉस थीटा। ये है फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, फर्स्ट नंबर, और ये हो गया सेकंड नंबर।
समझ में आया कैसे आया? E इंटू डेल एस कॉस थीटा, बिकॉज दे आर अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आएगा? अब इसी को मैं एक तरीके से समझाता हूं, किसी को नोट करना होगा प्लीज नोट डाउन कर ले, है ना, बहुत अच्छी चीजें हैं। चलो देखते हैं क्या। अब स्टूडेंट ये देखो, सपोज करो कि एक मेरा वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और यहां पे मैंने एक पृष्ठ को रखा है। समझ रहे हो? किसको? सॉरी, चलो ये मेरा एक पृष्ठ है और पृष्ठ की दिशा कुछ ऐसा है, पृष्ठ की दिशा कुछ ऐसा है, डेल एस या एन कर देते हैं, ऐसा कर सकते हो, या आप इसको ऐसा कर सकते हो सीधा डेल एस। ये पृष्ठ की दिशा है। अब मान लो कि मेरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा स्टूडेंट क्या है? वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसा है भाई? कुछ ऐसा है, ई। समझना बात को, है ना। ये क्या बना रहा है? थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, और ये मेरा है डेल एस, और ये है आपका एस। ऐसा कर सकते हो या ऐसा कर सकते हो। ये है आपका पृष्ठ की दिशा और ये है हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये कैसा बना के रखा हुआ है स्टूडेंट? थीटा कोण बनाते हुए। समझ में आ रहा है? अब देखो मेरे भाई, ये जो है वो एक सदिश राशि है, और ये क्या है? आपका झुका हुआ है, बेंड है। तो ये हमेशा आपका दो जो है घटक प्राप्त होते हैं, कंपोनेंट प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट? आपका मिल जाता है हमको क्षैतिज घटक एवं ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्या है एक्चुअल में? ये है हमारा डेल एस, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डेल एस, या ऐसा लिख सकते हो, ये हो जाएगा स्टूडेंट क्षैतिज घटक के साथ क्या रहता है? मैं पहले समझा चुका हूं, ई कॉस थीटा। ये है तो ई कॉस थीटा, और ये है हमारा डेल एस, और इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? बोलो, ई साइन थीटा डेल एस, ऊर्ध्वाधर घटक। अगर ये चीज कैसे आया समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो पर। कौन सा वीडियो भाई? निरक्षीय स्थिति। समझ में आ रहा है? वर्टिकली जब हम लोगों ने इंटेंसिटी पॉइंट फाइंड आउट किया था निरक्षीय स्थिति में, वहां जाओ, एकदम अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये वेक्टर क्या है, ठीक है, और ये सब चीजें क्या चीज है, कैसे इसका घटक निकलता है, बेहतरीन तरीके से वहां समझ में आएगा। कॉस थीटा क्यों आया, साइन थीटा क्यों आया, सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां देखो भाई, समझना बात को, इसका स्टूडेंट इस चीज का जो वैद्युत क्षेत्र है उसका सदिश घटक क्या है? सॉरी, क्षैतिज घटक है हमारा ई कॉस थीटा, है कि नहीं है? ओके। तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होता है? उसके पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली। अब पृष्ठ मेरा ये है, और पृष्ठ के अभिलंबवत कौन गुजर रहा है? ये अभिलंबवत गुजर रहा है स्टूडेंट, और ये क्या है? समांतर है। चलो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, तब जा करके आपको समांतर और अभिलंबवत समझ में आ जाएगा। ये देखो, अभिलंबवत कौन गुजर रहा है? ये, और समांतर कौन है? ये। तो इस फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखा। तो अभिलंबवत में कौन है? अभिलंबवत में है हमारा ई कॉस थीटा डेल एस। इसी को अगर मैं जमा के अगर लिखूं तो ये हो जाएगा ई डेल एस कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, आप सबको पता है, हम इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इंटू डेल एस वेक्टर। अरे भाई, कॉस थीटा को हटाऊंगा तो ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, आपका समझ में आ गया। तो इसको नोट करके रखो, इक्वेशन नंबर 3, वहां 2 यहां 3। ये हो गई कंप्लीट आपका फ्लक्स। थोड़ा सा कंडीशन है उसको देख लेते हैं, किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हो। चलो इधर बना देता हूं मैं, क्या है कंडीशंस। अभी आपने देखा हमारा फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू आया है ई डेल एस कॉस थीटा। अब आप क्या करो स्टूडेंट, आप इमेजिन करो कि थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 है। थीटा इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तब के केस में क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स आपका वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्र के समांतर है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? पृष्ठ के क्षेत्र के समांतर है ना। तो पृष्ठ के क्षेत्र के समांतर है तो क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू ई डेल एस कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1। तो ये हो जाएगा ई डेल एस, मतलब हमको कोई ना कुछ जो है फ्लक्स प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा चलिए देखते हैं क्या। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 है स्टूडेंट, तब क्या हो जाएगा? फाई ई इज इक्वल टू
ई डेल एस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 0। ओके, समझ में आ गया? ये चीज़ है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, तो मैं इस सबको मिटाता हूँ। अब हम देखेंगे गाउस थ्योरम। थोड़ा सा रुक जा भाई। ओके स्टूडेंट, अच्छा थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना यार, ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो यहाँ क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और आपका पृष्ठ की दिशा, उसका दोनों का दिशा क्या समांतर है। तो हमको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है ना, मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम, ठीक है ना। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पृष्ठ की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा समांतर होता है तब हमको मैक्सिमम मिलता है, बल रेखा की दिशा के साथ नहीं। बल रेखा के समांतर होगा तो 0 हो जाएगा, कहीं बल रेखा के समांतर है तो हमको क्या मिलेगा? 0, क्योंकि फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। बल रेखाओं अगर समांतर हुई तो, ठीक है। बल रेखा क्या होनी चाहिए? लंबवत होना चाहिए। लेकिन विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ की दिशा क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट है। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज़? गाउस थ्योरम। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़? गाउस थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। तो व्हाट इज द गाउस थ्योरम? आपका गाउस प्रमेय, ठीक है। मजा आ जाएगा स्टूडेंट, अभी देखिएगा, ठीक है। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। गाउस थ्योरम क्या है? देखो, गाउस का कहना था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब कोई बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, टोटल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वह उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आप सुन करके डेफिनेशन लिख लेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। और भाई सबको पता है ये ई नॉट क्या है, जहाँ ई नॉट क्या है हमारा? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है ना, विद्युतशीलता है। तो ये है स्टूडेंट गाउस का प्रमेय, छोटा सा। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति, कैसे इसको जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं कुछ डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है। बोलने का तरीका देखना, सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। माना कि एक गोला जिसका केंद्र O है, कोई भी गोला हो या वृत्त हो, अपने केंद्र और त्रिज्या के नाम से ही जाना जाता है। माना कि एक गोला O है, एक गोला जिसकी केंद्र O है, ठीक है स्टूडेंट। इससे इसके केंद्र पर एक आवेश, धनावेश प्लस Q रखा गया है, और इसके केंद्र से R दूरी पर, इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है स्टूडेंट, सुन करके लिखते जाना, P है। गोले की जो है वैद्युत क्षेत्र P है, एक बिंदु P है जहां पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। क्या रखा गया है? Q नॉट परीक्षण आवेश रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर है। कहाँ है? O से P की ओर है। एवं पृष्ठ की दिशा भी हमारा क्या है स्टूडेंट? वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। पृष्ठ की दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। इतना चीज समझ में आ गया सबको अच्छे से ना? ये देखो, ये पृष्ठ की दिशा शो कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर है। ओके, चित्र को देखना स्टूडेंट, इसका आत्मा प्राण सब यही है ना। और उसी से हमको समझ में आएगा उत्पत्ति। मैं छोटा सा लिख देता हूं, बाकी जो मैं बोला उस सबको लिख लो आप। वैद्युत क्षेत्र की दिशा O से P की ओर है, और है। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अतः बिंदु केंद्र O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी वहाँ पे, बताओ भाई, फॉर्मूला सबको पता है ना, पता है सबको। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, E इज इक्वल टू 1/4πε0। समझ में आ रहा है। परीक्षण आवेश कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, भाई उनके बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है ना, व्युत्क्रम अनुपाती होती है, ऐसा हम लोग लिखे थे। ये आगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, माना कि, ठीक है, स्पेस कम हो जाता है यार, चलो कोई बात नहीं। माना कि, ऐसे बोल रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग लिखेंगे, माना कि गोले के एक छोटा सा पृष्ठ लिया जाता है, गोले में एक छोटा सा पृष्ठ लिया जाता है। माना कि गोले का अल्प पृष्ठ ds है, ds है। ये देखो मैं ds क्या ले रहा हूं, ये स्टूडेंट छोटा सा मैं पृष्ठ ले लिया, इस गोले का बहुत बड़ा गोला है, इसका छोटा सा पृष्ठ ले लिया, हालांकि वो आपको बड़ा दिख रहा है बट वो क्या है एक्चुअल में छोटा है। छोटे से पृष्ठ हमने क्या ले लिया, अल्प पृष्ठ ds ले लिया। क्या ले लिया भाई, बोलो, ds ले लिया। समझ में आ रहा है, ds ले लिया। उस चित्र को ध्यान देना है ना, आराम से प्लॉट करना। माना कि गोले का अल्प पृष्ठ ds ले लिया, ds है। तब फ्लक्स की परिभाषा से क्या, वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं, तो बल रेखाएं क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो डी फाई ई, क्योंकि हम छोटा सा पृष्ठ ले रहे हैं इसलिए उसमें फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यह परिवर्तनशील हो जाएगा। जब आपका पृष्ठ परिवर्तनशील है तो फ्लक्स भी परिवर्तनशील। और इसका फॉर्मूला हमारा होता है स्टूडेंट ई डी एस कॉस थीटा, सबको पता है ना। चूंकि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठ की दिशा समान है, अतः हमारा हो जाएगा, चूंकि मैं इधर लिख दूंगा, चलिए देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको, ई डी एस, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 और वी नो दैट व्हाट कॉस थीटा, कॉस 0 इज इक्वल टू 1। इतना अच्छे से समझ में आएगा सबको स्टूडेंट, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को मुझे ये प्रूफ करना है, आप लोग देख रहे हैं ना, Q/E0, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ तक, चलो देखते हैं अब आगे। अब देखो मेरे भाई, क्या एक छोटा सा पृष्ठ है और मुझे पूरे पृष्ठ का, चलो देखो, डी फाई ई इज इक्वल टू, ई का वैल्यू रख दो स्टूडेंट, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 2 में ई का वैल्यू रखने पर आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर एंड ds हो गया। अब क्या है, ये एक छोटे से पृष्ठ का फ्लक्स है, अब मुझे पूरे गोले में फ्लक्स निकालना है। अतः संपूर्ण गोले से गुजरने वाली बल रेखाएं, और इन्हीं बल रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो मुझे संपूर्ण गोले का निकालना है स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा हिस्सा में लिया हूं, इतना छोटा हिस्सा में अब मुझे संपूर्ण गोले का निकालना है। तो गोला जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ये हो जाएगा डी फाई ई, ठीक है। वो क्या है मैं बताता हूँ उसको, ठीक है ना। और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा इंटीग्रेशन 1/4πε0, है ना। ये इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंग्लिश में बोलते हैं कंटूर इंटीग्रेशन, ठीक है। ये भी हमारा एक समाकलन ही है। इसका मीनिंग मैं पहले बता देता हूँ, आराम से आपको समझ लो क्या चीज़ है इसका मीनिंग, मतलब क्या होता है, इस चीज़ का यूज कब करते हैं। एक्चुअल में जब हमें एक छोटे से हिस्से का मान पता होता है, एक छोटे से हिस्से का, और हमें बहुत बड़े, वो जो छोटा सा हिस्सा है वो किसी बहुत बड़े हिस्से का पार्ट है, भाग है, और हमें अब उस बड़े हिस्से का हमको मान निकालना है, वैल्यू, ठीक है। तब जब हम जिस इंटीग्रेशन का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंटूर इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये यहाँ पे ये स्पेशल है। जैसे कि ये देखो, एक गोला कैसे बना हुआ होता है स्टूडेंट, आपको क्या है, ढेर सारे आपके छोटे छोटे लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने होते हैं, या बिंदुओं से मिलकर गोला बनता है, वृत्त बनता है, ठीक है, गोला बनता है। ये देखो छोटे छोटे पृष्ठों को मिला करके क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है। हमें एक पृष्ठ का वैल्यू पता है, सपोज दैट, जिसकी ये पता है हमें एक गोले का पृष्ठ। अब हमें पूरे गोले का पृष्ठ निकालना है, पूरे गोले का मान निकालना है, तब मैं क्या यूज करता हूँ, इंटीग्रेशन यूज करता हूँ, स्पेशली कौन सा, कंटूर इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखो क्या चीज़ है, इसका कोई स्पेशल नहीं है, ये देखते बस जाना, समझ में आ जाएगा। डी फाई ई, अब ये क्या हो जाएगा, किट एंड डॉक्स समाकलन और अवकलन खत्म। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट पूरे संपूर्ण गोले का फ्लक्स।
अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, जितने कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएंगे, q डिवाइडेड बाई 4πε0 या 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर, और अंदर में बच जाएगा स्टूडेंट ds। समझ में आ रहा है? ds क्या है, एक छोटे से पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण, अब ये इंटीग्रेशन लगा दिए हम लोग गोले में, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? सबको पता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा 4πr²। होता है कि नहीं होता है? होता है ना भाई। तो अब यहाँ देखना, अब यहाँ हमारा वैल्यू जो आ जाएगा 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से, सॉरी यहाँ r² है ना, r² से r² कैंसिल आउट, तो बचा क्या, q/ε0। वैल्यू मात्रक क्या होता है सबको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ में आ गया अच्छे से? गॉस लॉ ये है, आईएमपी है भैया, आता है। सपोज दैट कोई स्टूडेंट अगर गोली का पृष्ठ का क्षेत्रफल भूल गया, जनरली भूल जाते हैं यार, है ना, जनरली भूल जाते हैं, अभी तो याद है बट एग्जाम में हो सकता है भूल गए, तो आप एक छोटा सा दिमाग लगाना, छोटा सा क्या दिमाग लगाना मेरे भाई, मुझे q/ε0 लाना है, और q/ε0 कब आएगा, जब 4πr² नीचे में जो है वो कटेगा, और कटेगा कैसे, जब ऊपर में आएगा, तो इसका 5ds का वैल्यू क्या रख देना, 4πr² रख देना, क्योंकि मुझे इसको हटाना है। मैं नहीं जानता कि वो गोली का पृष्ठ का क्षेत्रफल है कि नहीं है, लेकिन मुझे इसको हटाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया, सीधी बात खत्म। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो किसी को नोट करना होगा कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब देखो भाई एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ प्रूफ करने के लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्या चीज़ बोला है कि गाउस के नियम से, आप लोग लिख सकते हो, गाउस के नियम से सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से, पहली बात तो गाउस का नियम जो है बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है ना, तो गाउस के नियम से सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स यदि शून्य है तो उस पे आवेश की मात्रा भी क्या होती है, शून्य होती है। तो उस पृष्ठ पर आवेश की मात्रा शून्य होती है। ये क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। चलो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, मजा आ जाएगा। देखो कैसे, मैं दो तरीका सिखा देता हूँ, एक इजी एक थोड़ा सा टफ। टिपिकल, पहले टिपिकल वाला, ठीक है ना, चलो देखते हैं। सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक बेलन है, क्या है भाई बोलो, बेलन है, एक बेलन है कुछ ऐसा, इसको थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ यार, है ना, प्रॉब्लम होती है। सपोज दैट हमारे पास एक बेलन है, ऐसा कुछ। ओके स्टूडेंट, अब बेलन में, बेलन इस प्रकार रखा गया है कि बेलन का जो दिशा है ना, वह वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। मैं लिखाऊंगा नहीं, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये जो बेलन है उसका जो अक्ष है, बेलन का अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। समझ में आ गया? बेलन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं ये समझो आप। मेरे पास कुछ बेलन का कोई चीज़ होगा तो समझ में आ जाता आपको, नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है ना, बेलन नहीं है मेरे पास। लेकिन बेलन में आप सबको पता है स्टूडेंट 3 पृष्ठ होते हैं। एक होता है उसका वक्र पृष्ठ, समझ में आ रहा है, वक्र पृष्ठ, और 2 होता है वृत्तीय पृष्ठ। एक नीचे वाला, एक सिलेंडर देखो, गैस सिलेंडर देखे हो, है ना, या कुछ चौक देख लो ना यार, मेरे पास चौक है, इस चौक को क्या मतलब एक सिलेंडर शेप है ना भाई, ये जो वाला है वृत्तीय शेप हो गया एक पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, है ना, वृत्तीय पृष्ठ सामने का, और ये जो पूरा दिख रहा है गोल, वो एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। 3 पृष्ठ होते हैं स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ H1 वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है, H2 वृत्तीय पृष्ठ, और एक होता है हमारा वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये देखिए वक्र पृष्ठ को मैं ऐसा सपोज शो कर देता हूँ S3। अब ये देखो स्टूडेंट, इस H2 का जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ना, इधर है भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा, लेकिन इस पृष्ठ का दिशा इधर है, और इस पृष्ठ का दिशा क्या है, इधर है, और यहाँ पे हमारा जो है वक्र पृष्ठ की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है। इतना चीज समझ में आ गया आपको अच्छे से, है ना। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा लिखा देता हूं। माना कि एक बंद पृष्ठ बेलन है जिसमें आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा नहीं लिखेंगे, है जिसमें कुल गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स क्या है स्टूडेंट, हम मान लेते हैं फाई है, फाई ई है, ठीक है ना। इसके कुल, इसमें
कुल 3 पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई बोलो? पहला स्टूडेंट वृत्तीय पृष्ठ 1, वृत्तीय पृष्ठ S1, वृत्तीय पृष्ठ S2 और वक्र पृष्ठ S3। 3 पृष्ठ है टोटल S3। तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा स्टूडेंट फाई, वो क्या होगा पता है? सम ऑफ ऑल 3 सरफेस, फ्लक्स ऑफ सरफेस, इन तीनों पृष्ठों में से गुजरने वाली फ्लक्स के योग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? φ1 जो है वो है हमारा इस वृत्तीय पृष्ठ के लिए फ्लक्स, φ2 इसके लिए और φ3 इसके लिए। समझ में आ गया? अब देखना क्या चीज़ देखना, सुनो। φ1 बराबर क्या होगा? फॉर्मूला आपको सबको पता है। φ1 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट EDS cos थीटा। ये फॉर्मूला है हमारा EDS cos थीटा। चूंकि स्टूडेंट φ1 के लिए देखो, ये जो है इसका दिशा जो है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, दोनों क्या है? समांतर है। समांतर है कि नहीं है? पैरेलल तो दिख रहा है। कैसे यार आप लोग भी यार, ये कितना है? एंगल कितना बनेगा? थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0। दोनों समांतर है। तो यहाँ पे हमारा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। और हम सबको पता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1। थीटा, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये बार बार नहीं लिखाऊंगा मैं ना, सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसका क्या कर देता हूँ, ये एक छोटा सा पृष्ठ है ना, तो डी लेंगे हम लोग यहाँ पे, EDS लिए तो d फाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ मैं, तो d φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का स्टूडेंट EDS। इतना क्लियर है? अब देखो E का वैल्यू बाहर निकाल दो आप, E को बाहर निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है। DS, बेटा ये बताओ DS इज अ सरफेस, ठीक है ना, और फाई हमारा S1 क्या है? एक वृत्तीय पृष्ठ है। तो वृत्त का आपका क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्या होता है? πr²। तो ये हो जाएगा φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का πr²। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इतना समझ में आ गया ना? E हमारा उपस्थित है ना, E है, मैं E का वैल्यू नहीं रखा हूँ, कोई वैल्यू नहीं है E का, E को रहने दीजिए, πr² हो गया। इसी प्रकार इधर देखिएगा क्या है, इसी प्रकार बोलो। अब मैं φ2 के लिए निकालूंगा, तो हो जाएगा स्टूडेंट d φ2 इज इक्वल टू EDS cos, ये देखो इसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, वैद्युत क्षेत्र के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? 0 नहीं, समांतर है लेकिन विपरीत है। और समांतर और विपरीत का अर्थ समझते हो? समांतर है बट विपरीत है, तब बनता है 180 एंगल। समझ में आ रहा है? तो ये कितना बना रहा है? 180। और cos 180 का वैल्यू भाई मैं कल बताया था आपको, बढ़िया निकालने का तरीका बताया था मैं। साइन जो है ऐसा चलता है और cos जो हमारा होता है वो यहाँ से चलता है, ऐसे चलता है ना। तो ये प्लस 0 पर cos 0 का वैल्यू होता है मैक्सिमम +1, है ना, और 90 में होता है 0, ये देखो 0, और आपका 180 में आता है इसका -1। समझ में आ गया? तो cos 180 का वैल्यू हो जाएगा हमारा क्या चीज़? इंटीग्रेट कर देंगे इसको, ठीक है। cos आपका 180 का हो जाएगा इसको रहने दो फिलहाल, EDS हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 180 इज इक्वल टू -1, तो माइनस सामने आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा φ2, और DS का तो वापस से वृत्तीय क्षेत्र है, वृत्तीय पृष्ठ है, तो वृत्तीय पृष्ठ का क्या हो जाएगा? πr²। इक्वेशन नंबर 3। तीसरा देखिएगा d φ3 देखते हैं, तो d φ3 इज इक्वल टू हो जाएगा EDS cos थीटा। अब देखो स्टूडेंट, पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ जो है आपका कितना एंगल बना रहा है? पृष्ठ की दिशा है ऊपर की ओर और विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर। अब इसको स्टूडेंट मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आप सब लोग को दिख रहा होगा 90 एंगल। इट इज द वर्टिकल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ 90 एंगल बन रहा है तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 90। तो 90 जब रखूंगा तो सबको पता होना चाहिए कि ये हो जाता है हमारा EDS cos 90, और cos 90 इज इक्वल टू 0। तो φ3 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0, इक्वेशन नंबर 4। सबको क्लियर है इतना भाई? किसी को नोट करना होगा प्लीज पॉज वीडियो एंड नोट कर लो, ठीक है ना? इतना सबको समझ में आ गया? चलो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा बस बचा है, थोड़ा सा। क्या तीनों फाई के वैल्यू को आप यहां पे रख दीजिए समीकरण 1 में 2, 3 व 4 का वैल्यू रखने पर, तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू E πr² माइनस E πr² प्लस 0। ये तो 0 आ गया है, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया भाई। ये हमने फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ कर दिया। फर्स्ट कंडीशन को क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। यदि किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स 0 है
तो आवेश भी शून्य होता है, ये सिद्ध करना है, उसमें कोई आवेश नहीं होता, सिद्ध करना है। अब मुझे पता है गाउस के नियम से, फ्रॉम गाउस थ्योरम, नियम से क्या होता है गाउस का नियम, फाई इज इक्वल टू, सबको पता है, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर आपका 5 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6 गाउस के नियम से। अब दोनों इक्वेशन का स्टूडेंट आप क्या करो, कंपेयर करो, दोनों का तुलना करो, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, देन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0। समझ में आ गया, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0, अर्थात उसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट वीडियो का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ आप सब लोग मेहनत करो और थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।